चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार शर्मा आपकी अपनी चैनल 365 सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट हैं प्राची जी। प्राची जी अभी उनकी एज जो है 26 ईयर की एज है और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने कहीं जॉब किसी कंपनी में जॉब की। उसके बाद वन फाइन डे कुछ सर्टेन कंडीशंस के कारण उन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप चालू किया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उनका स्टार्टअप है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं जो कि हर एक घर की जरूरत है। तो आज हम प्राची जी से ये सीखेंगे कि अगर आपको कुछ नया करने की इच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और आप कुछ नए नए प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो आज आप प्राची जी से ये सीखेंगे कि आप उसको अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, आपको क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप कितना अर्न कर सकते हैं। ओवर टू प्राची जी, सो वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। प्राची जी नमस्कार। नमस्कार योगेश जी। स्पेशली सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने ये पूरा रेडी करा और हमें मुझे इनवाइट करा, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम कुछ कर रहे हैं और मैं उस अभी स्टेज पे हूँ कि अभी बहुत ज्यादा आपको कई बार जरूरत पड़ती है कि नहीं आप मोटिवेट हो और आप बात करो किसी से, तो मुझे लगता है अगर मैं को आपने जैसे इनवाइट किया, मैं बता पा रही हूँ कि मुझे क्या परेशानियां आई, मैं क्या कर रही हूँ, क्या चाह रही हूँ, तो मुझे लग रहा है उससे काफी फर्क पड़ता है खुद पे भी। और आई होप ये वीडियो देख के किसी अगर एक इंसान को भी मुझे लगता है मैं मोटिवेट कर पाऊंगी अपना कुछ शुरू करने के लिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। जी प्राची जी, इस पूरी चैनल का उद्देश्य ये है कि अपने जो यंग जनरेशन है वो अगर वो ये सोचते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और आज देखिए आप जिस कंडीशन पे पहुंच गई हैं, अगर वहां तक भी कोई पहुंच जाता है उतनी मेहनत करके, तो भी वो आराम से अपना घर चला सकता है, अपने माता पिता की सेवा कर सकता है और बिल्कुल काफी कुछ कर सकता है। बिल्कुल, आई थिंक नहीं, ये चीज है, बातचीत करने से, बात आगे करने से बहुत चीजें सुलझ जाती हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे उस टाइम पे कोई नहीं था कि मुझे कोई गाइड कर सके कि क्या करना है, बिकॉज मैं सर्विस क्लास फैमिली से हूँ, तो बिजनेस का उतना आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। और उस टाइम पे आप बिल्कुल यूट्यूब वीडियोस देखते हो, मैंने भी बहुत देखी है कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अपना एक्सपीरियंस अपना ही होता है। जी जी प्राची जी, शुरू करते हैं। तो थोड़ा कुछ बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड के बारे में आप बताइए। अभी आप क्या करते हैं? हम 3 बहनें हैं। मुझसे एक बड़ी बहन है, मुझसे एक छोटी बहन भी है और मैं दिल्ली से ही मेरी पैदाइश भी दिल्ली की है, मेरी जो एजुकेशन है, मेरी स्कूलिंग वो भी ईस्ट दिल्ली से ही है और लवली पब्लिक स्कूल से मैंने अपना 12th क्लियर किया था। और मेरे डैड हैं वो नवभारत टाइम्स में काम करते हैं, मेरी मॉम हाउसवाइफ हैं और मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे 2 साल बड़ी है, वो अभी फिलहाल एक कंपनी है डेलॉयट, उसमें जॉब कर रही है। और मेरी जो छोटी बहन है वो अभी 3rd ईयर उसने क्लियर करा है इसी साल। सो बेसिक जिस्ट ये है और बहुत ही नॉर्मल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई हुई। मैं जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं आज भी अपनी जो हमारे बच्चों की होती है ना सर्टिफिकेट की एक फाइल होती है हर घर में, तो आज भी अगर वो मैं खोल के देखती हूँ तो उसके अंदर सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग और यही सब है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, से उसी के सर्टिफिकेट भरे हुए हैं। तो मैंने अपना पूरा बचपन में, मेरे को शुरू से इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट में, पेंटिंग में। मैंने अपना 11th 12th में भी कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेके पेंटिंग चूज किया था, बिकॉज मुझे था कि मुझे शुरू से अपना डिजाइनिंग या इसी फील्ड में एंटर करना है। और 11th की बात है, जब हमारी 11th शुरू हुई तो 11th में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी, हौस खास जाती थी, मेरा स्कूल ईस्ट दिल्ली में था और उसके बाद स्कूल खत्म करने के बाद मैं हौस खास तक जाती थी मेट्रो से। वहां पे मेरी कोचिंग होती थी निफ्ट के लिए, आजकल जैसे डिजाइन स्कूल्स के लिए निफ्ट बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है डिजाइनिंग के आगे कॉलेज के लिए। तो वहां के लिए मैंने अपना शुरू किया एजुकेशन, वहां के एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। तो 2 साल मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो चीज करी और मुझे स्कूल में और मेरे घर में मेरी मम्मा ने मुझे एकदम बोल दिया था कि तू जाए सीबीएसई की बोर्ड में 60% ले आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निफ्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने फुल फोकस अपना निफ्ट पे दिया और एट दी एंड जब रिजल्ट आया, निफ्ट का 1st राउंड क्लियर हो गया, 2nd राउंड क्लियर हो गया, पर मुझे दिल्ली नहीं मिल पाया। तो उस बात पे मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मेरे को निफ्ट के अलावा मैंने किसी कॉलेज का कुछ भरा नहीं था। तो जबकि मेरा बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, बोर्ड में 90% आ गए मेरे, जहां मैंने पढ़ाई कम करी थी वहां फिर भी 90% आ गए। तो उसके बाद मैंने निफ्ट ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि मुझे दिल्ली नहीं मिला था। तो मैंने जीडी गोइंका ज्वाइन किया सोना रोड पे,
मेरे घर से लगभग 3 घंटे की दूरी पे है। मैं रोज अप डाउन किया करती थी, 4 साल मैंने किया है। और मैं बहुत ही पढ़ाकू बच्चा थी, क्योंकि मेरे को स्कॉलरशिप मिलनी होती थी मेरे फीस कंसेशन के लिए। तो मैं उन पढ़ाकू बच्चों में से थी जो कभी क्लास बंक नहीं करते थे, और बहुत ही सीरियस टाइप की इमेज बना के पूरा कॉलेज मैंने क्लियर करा। और लकीली फिर मैंने कॉलेज टॉप किया अपना। जो हरियाणा के गवर्नर थे उस टाइम पे, उनसे मुझे अवार्ड भी मिला था मेरे कॉन्वोकेशन पे। तो हाँ, मतलब स्कूल में एवरेज बच्चा थी, फिर कॉलेज में जाके शायद मैंने अपनी तो आप तो मतलब आप काफी मतलब पढ़े लिखे लग रहे हैं, मतलब मेरे को आप थोड़ा अपने बचपन का बताइए। जो आप काफी मस्ती करते हैं, तीनों बहनें हैं, तो काफी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा करते होंगे आप बचपन में काफी मतलब क्या था आपका? मुझे लगता है जहाँ 3 लोग हो जाते हैं वहाँ वैसे ही बहुत लड़ाइयाँ चालू हो जाती है। 2 में फिर भी सेटलमेंट हो जाती है, तो 3 में लड़ाइयाँ रही। जब भी कुछ हो रहा होता था, जैसे कुछ भी है, हम लोग लड़ रहे हैं, अगर मैं और मेरी बड़ी बहन लड़ रहे हैं, तो मेरी मम्मी सिंपली वो चीज उठा के तीसरी वाली को दे देती थी कि तुम दोनों लड़ो, ये चीज तीसरी पे गई। तो वो एक, मुझे लगता है जहाँ 3 हो जाते, यहीं पे 2 होते तो वो डिवाइड हो जाता, लेकिन 3 थे तो वो तीसरे पे चला गया। और मैं डिजाइनिंग में हूँ एक्चुअली। मेरे, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दूर दूर तक कोई नोन में नहीं है जो इस फील्ड में हो। तो इस वजह से मुझे लगता है शायद मुझे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी फील्ड ही बिल्कुल अलग थी। और आपके नोन में भी कोई हो तो आप बात करते हो, पर मेरा बचपन इन चीजों में रहा। बट मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने काफी क्रिएटिव चीजें की हुई अपने बचपन में। तो मुझे लगता है शायद उनसे थोड़ा सा मुझे एक बोलते हैं ना, मम्मी से मिली है वो चीज। तो बहुत ही अच्छा आपका बचपन आपने बताया। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका क्या पूरा बिजनेस आइडिया है, आप क्या करती हैं? ये क्रिएटिव डिजाइन क्या होता है? मतलब आजकल इसकी काफी डिमांड भी है, तो क्या होता क्या है क्रिएटिव डिजाइन? कुछ बताएं, क्या बिजनेस आइडिया? बेसिकली मेरा जो एक आइडिया है, मैंने जब 2 साल मैंने लगभग 2 साल जॉब की, और मैंने पूरे 2 साल एक्सपोर्ट में ही काम किया। सिर्फ एक जगह पे मैंने डिजाइनिंग सीखी, एक जगह पे मैंने मर्चेंडाइजिंग सीखी। तो जब मैंने पूरा वो अपना एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि हमारे इंडिया में जो भी लोग हैं, डिजाइनर्स हैं या जो भी इस फील्ड में हैं, वो एक्चुअली बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बन रहे हैं। बट इंडिया में एक माइंडसेट है सुपरस्टिशन का, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स यहाँ यूज नहीं होते। वो सारा प्रोडक्ट जो है वो आपका यही बनता है, यही डिजाइन होता है, लेकिन सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, बाहर के जो देशों में फेस्टिवल्स होते हैं उनके, जैसे क्रिसमस होता है, उनके में ईस्टर होता है, तो उनके में बहुत ना, जैसे एनिमल्स और नेचर रिलेटेड चीजें आप बहुत पाओगे। जैसे क्रिसमस है तो वहां पे आपको ट्रीज मिलेंगे, डियर, हिरन वगैरह मिलेंगे, और बहुत अलग तरीके का फेस्टिवल है यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में अलग तरीके का सेलिब्रेशन है, और यहाँ पे थोड़ा सा वो सुपरस्टिशियस माइंडसेट भी है कि घर में पिंजरा नहीं रखना, या घोड़े रखने हैं, हाथी नहीं रखना, मतलब एक कई घरों में है। तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जो ये माइंडसेट है, ये धीरे धीरे नई जनरेशन के आते आते धीरे धीरे सुपरस्टिशंस माइंड कम हो रहा है। और जो यंग जनरेशन है, जो न्यूली मैरिड है, जैसे 25 साल, 30 साल, 35 साल तक का एज ग्रुप जो है, वो लोग एक्चुअली एक नया प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वही सेम चीज है। प्लेट है तो प्रिंटेड है, बास्केट है प्रिंटेड है, बस प्रिंट्स पे ज्यादा फोकस है, प्रोडक्ट के क्रिएटिविटी पे और उसके शेप पे इतना फोकस नहीं है। तो एक मुझे वहां मार्केट में गैप महसूस हुआ कि जो इंडिया में है, एक वो चीज थी। दूसरी एक चीज थी, जब मैं छोटी थी, सिंस हम लोग एक नॉर्मल घर से थे, तो कभी भी अगर आप कोई चीज देखो, डिजाइनर एक बहुत ही बड़ा वर्ड है इंडिया में, कि ये आइटम डिजाइनर है। चाहे वो आपका कपड़ा हो, चाहे वो कोई होम डेकोर की आइटम हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, डिजाइनर है तो वो महंगा है, क्योंकि वो डिजाइनर है। और ये चीज हम लोग शुरू से सुनते आते हैं कि डिजाइनर है, महंगा होगा। आधी चीजों का तो हम लोग रेट पूछते भी नहीं है, ये सोच के क्या डिजाइनर महंगा ही होगा। एक वो माइंडसेट बिल्ड हो गया। और जबकि मैंने ये चीज रियलाइज करी कि अगर मैं एक डिजाइनर हूँ और मुझे भगवान ने वो स्किल्स दिए हैं कि मैं एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकती हूँ, तो मुझे वो स्किल यूज करके उसको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। ये नहीं कि वो डिजाइनर है तो महंगा ही होगा। डिजाइनर हूँ, मेरे को स्किल्स है, मुझे नॉलेज है कि उसको मैं सस्ता कैसे कर सकती हूँ। तो ये 2 चीजें मेरे माइंड में थी, जिससे मैंने सोचा कि मैं अपना कभी शुरू करूंगी काम। अब जब काम शुरू हुआ, वो बहुत ही एक्सीडेंटल था सिचुएशन। ये प्लान्ड नहीं था। जो मेरा स्टार्टअप है, प्लान 2025 में था, और ये 2018 में ही हो गया। तो वो उसकी अलग एक सेपरेट स्टोरी है। बट आई थिंक वो माइंडसेट चेंज करने के लिए, और वो जो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए बहुत बड़ा गैप मैंने रियलाइज करा। और मैंने क्या मतलब, जैसे आप कुछ अपना कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहें, जैसे आप क्रिएटिव डिजाइन आप बोल रहे हैं, तो जैसे ये है मतलब? अच्छा, तो ये हमारे बनी के कान है, जो हमारा खरगोश होता है,
ये उसकी कान है और ये एक जार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो लकड़ी का है क्या ये? लकड़ी का है, मैंगो वुड में। अच्छा। अब एक सबसे जो मेरा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, जो मेरा अब तक टचवुड काफी बिकता है, वो ये है। ये एक फ्रूट बास्केट है। तो अभी ये क्या इसमें मच्छर मक्खी वगैरह नहीं लगते होंगे? क्या एडवांटेज है? मच्छर वगैरह नहीं जाते क्योंकि जाली है इसमें, और ये अच्छा। मच्छर वाली ही जाली है, तो इस वजह से इसमें मच्छर वगैरह नहीं जाते। अच्छा, तो एक ये चीज है, घर की रिक्वायरमेंट है। तो हाँ, हर घर में फ्रूट वगैरह रखते तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये बास्केट्स हैं, ये सारी फ्रूट बास्केट्स है जो हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। ये जिराफ से इंस्पायर्ड है। जैसे जिराफ के बाद ये जो डिजाइन है वो ये पूरा आपने किया है इसको, या मतलब क्या करते हैं? जो मेरे खुद की डिजाइनिंग है। जैसे शुरू में मैं जब काम करती थी तो मैं अकेली थी, तो जब शुरू के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी आपने ये जो बर्ड वाला देखा या फिर ये जो जार वाला देखा, ये सारी मेरी खुद की डिजाइनिंग है। अब 2 साल हम लोगों ने मेहनत करी है, तो अब मेरी टीम में कुछ इंटर्न्स काम करते हैं जिनके थ्रू हम डिजाइनिंग करवाते हैं, या अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। तो कुछ है जो इंटर्न्स के थ्रू है, कुछ है जो मेरे थ्रू है। ओवरऑल आई वुड से कि एक चौखट का जो पूरा टीम है उसके थ्रू सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। बट हाँ, इसमें कुछ इंटर्न्स भी इन्वॉल्व है जो काम करते हैं इनके ऊपर। तो कितने प्रोडक्ट हैं अभी आपके पास? अभी तक लगभग 52 प्रोडक्ट्स। टोटल 52 प्रोडक्ट्स है। मोस्टली हम लोग लकड़ी में और मोस्टली आयरन और लकड़ी में करते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने सेरेमिक्स भी ऐड कर रहे हैं, सेरेमिक्स और एक्रेलिक। तो अभी तक ये तो आप जैसे आप मेटल में करते हैं, वुड में करते हैं, तो ये प्रोडक्शन आप क्या बाहर करवाते हैं या कैसे? प्रोडक्शन लोकल आर्टिसंस हैं, जैसे दिल्ली में है, एनसीआर में, मेरे कुछ नोएडा में है, कुछ मुरादाबाद है, कुछ अलग अलग जगहों पे है, बट दिल्ली एंड एनसीआर ही मैं बोलूंगी मोस्टली सारे हैं। और लोकल वर्कशॉप्स में बनते हैं, कुछ हैं जो बड़ी फैक्ट्रीज में भी बनते हैं। तो एक जगह पे माल बनता है, एक दूसरी फैक्ट्री में जाके फिर वो कोटिंग होता है, कोटिंग होने के बाद फिर वो ऑफिस पहुंचता है जहाँ पे हमारा स्टोरेज है। तो ये सब आपने कैसे एस्टेब्लिश किया? मतलब शुरू में तो आपको जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपसे अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछता हूँ कि आपको आइडिया आया और अब आपको उस आइडिया पे काम स्टार्ट करना था, तो आपने मान लीजिए आपने डिजाइन किया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहा? आप कैसे आपका फर्स्ट प्रोडक्ट रेडी हुआ? क्या चैलेंज आया? ये बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने डिजाइनिंग सारी रेडी करी। मतलब आई थिंक शुरुआत में मैंने 8 या 10 प्रोडक्ट्स थे अलग अलग, कुछ लकड़ी में कुछ मेटल में, जो मैंने डिजाइन करे, रेडी करे। अब रेडी करने के बाद में मेरे पास में कोई था नहीं उनको जो बना सके। मेरे कॉन्टैक्ट फैक्ट्रीज में डिजाइन करे, मतलब आपने उसे पेपर में उसका डिजाइन बनाया या मतलब क्या? हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं, हाँ, बेसिकली क्या होता है, पहले रिसर्च करते हो। जैसे आपने थीम्स चूज करी, तो मुझे शुरू से था कि मुझे एनिमल और नेचर रिलेटेड थीम में ही जाना है। तो मैंने एक लिस्ट नोट डाउन करी कि इसमें एलिफेंट्स हैं, जो भी हमारे नेचर में एनिमल्स हैं, और उसमें से कुछ 4 या 5 मैंने पिक करे कि शुरुआत इनसे करके देखते हैं। फिर डिजाइनिंग स्टार्ट हुई। उसमें आप रिसर्च करते हो क्या एग्जिस्टिंग मार्केट में है, क्या चल रहा है, नहीं है। आप स्केचेस प्रिपेयर करते हो, स्केचेस के बाद में उसका 3D बनता है, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल लुक मिले 3D में कि हाँ ये प्रोडक्ट बन के ऐसा दिखेगा। 3D बनने के बाद में उसकी प्रोडक्शन की ड्राइंग्स बनती हैं। जब आप फैक्ट्री में किसी को भी कुछ दे रहे हो तो उनको आपको पूरी ड्राइंग बना के देनी पड़ती है कि इसका अगर ये प्रोडक्ट है तो इसका ये साइज कितना है, ये कितना है, ये कान कितना है, इतना कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, पूरा ओवरऑल सारी इस तरफ का व्यू बना के आपको प्रोडक्शन ड्राइंग देनी होती है। तो प्रोडक्शन ड्राइंग्स मैंने रेडी करी। अब उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सिंस मैंने शुरुआत करी है और शुरुआत में मैंने जो पैसा लगाया था वो बस 1 लाख रुपए थे मेरे पास, जो मेरी 2 साल की सेविंग थी, जितना मैंने 2 साल में जॉब करके सेव किया था। अब 2 चैलेंज थे, एक फंड्स नहीं थे और दूसरा मेरे पास में फैक्ट्रीज के कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, पर मेरे पास सारी बड़ी फैक्ट्रीज के कॉन्टैक्ट्स थे, क्योंकि मैं जिस जॉब में काम करती थी वो बड़ी कंपनीज थी, MNCs में मैंने काम किया, तो वो उस लेवल के वेंडर्स थे। अब वो मेरा प्रोडक्ट बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए 10 पीस, एक डिजाइन का 10 पीस या मैक्सिमम 15 से ऊपर मेरे को नहीं बनवाना था, क्योंकि मेरे पास पैसा लिमिटेड था। अब ऐसे में बनवाने को मैं 100 पीस बनवा के बैठ सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं बिका तो वो सारा माल आपका खराब है। अब वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे पास क्वांटिटी नहीं थी। तो मैंने बेसिक अपना शुरू किया रिसर्च, आसपास के लोगों से पूछा, मेरे जो पुराने ऑफिस में मेरे मैनेजर थे उनको कांटेक्ट करा कि कोई है जो बना सकता है छोटी क्वांटिटीज। फिर एक जगह से जहां से मेरा मेन कांटेक्ट निकला वो मेरा खुद से ही निकला। मैं जब 2nd ईयर में थी कॉलेज में, तो मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था हैंडमेड गिफ्टिंग का। उसके अंदर मैं लैंप बनाती थी, फोटो लैंप आते थे, तो
तो वो लैंप का जो स्ट्रक्चर था, जो मेटल का ढांचा बनाते थे हम, वो उसका वेंडर मेरा एक था जिनके भाई का ये काम था बाय चांस। तो वो पुराना एक कहते हैं ना कि जो आपने उस टाइम पे शुरू किया था बाय चांस ही शुरू किया था, बस अपने शौक में, उसी से मेरा एक लिंक निकला जिनके थ्रू मैंने सैंपल डेवलप कराया और सारी वर्कआउट करा। उससे पहले भी एक जगह पे मैंने अपना माल बनने दिया जहां माल पूरा 1.5 महीना लेट हो गया, फिर उन्होंने माल पूरा खराब कर दिया, पूरा उसका कोटिंग बर्बाद हो चुका था और करीबन आई थिंक मेरे 85 आइटम थे, 85 पीसेस जो उन्होंने वेस्ट कर दिए थे। फिर वहां से माल निकाला, गूगल पे सर्च करा कि पाउडर कोट होता है, कहाँ ठीक हो सकता है, वेंडर निकाले, कई लोग राजी हुए, कई लोग नहीं राजी हुए। तो पूरा करा के रिसर्च पे जाके बहुत जगह मैं जाके लोगों से मिली कि मुझे ये काम है, आप प्लीज कर दो, कल को बढ़ेगा, और जो आप सारी बातें करते हो वेंडर से। तो जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने काम शुरू करा मेरे साथ, और 10 पीस से ही शुरू करा। और भगवान की मैं कहूंगी कृपा है कि ये मेरा जो आइटम है ये मैंने 10 पीस से शुरू किया था बनवाना, और इस पर्टिकुलर आइटम को कम से कम 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बनाया, कोई भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि ये जाली का काम है तो हाथ में चुभता है। और मैं उम्मीद खो चुकी थी कि ये पीस कभी ठीक बन के आएगा। मेरा 7 महीने लगा मुझे ये पीस बनवाने में, ठीक बनवाने में, मतलब बिकने लायक कंडीशन बनवाने में। फिर वो बना और आज इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी मैं उनको ऑर्डर पे देती हूँ। मैंने जबकि 10 पीस से शुरुआत करी थी, तो जिन्होंने भरोसा किया वो आज तक मेरे साथ हैं, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं है। सही बात। तो देखिए, अब इससे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर इस फील्ड में आना है तो पहले तो उनको डिजाइन आनी चाहिए। तो ये डिजाइन वो कैसे सीख सकते हैं? मतलब देखिए, 2 चीजें हैं कि एक तो अगर कोई वो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपने तो शायद एजुकेशन के टाइम पे ही उसमें डिजाइन में कुछ आपने एजुकेशन किया है, लेकिन अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई मिडिल एज को क्रॉस कर रहे हैं या जो पढ़ाई करने नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या वो कुछ ऐसा पढ़ाई का कुछ साधन है, या अगर कोई यंग जनरेशन है तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं? थोड़ा डिजाइन के पढ़ाई के बारे में बताइए। डिजाइन की पढ़ाई के लिए जैसे अब मैंने जो किया, मैंने बैचलर्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन किया, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, तो वो मैंने अपना प्रोडक्ट डिजाइनिंग में किया। उसमें बहुत सारे फील्ड्स है, फैशन, इंटीरियर, या जो भी आपको फील्ड चूज करनी है। तो जो यंग जनरेशन है, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप उस चीज को एज अ एजुकेशन या एज अ अपना जो भी ग्रेजुएशन है आप वही पिक करो, बिकॉज आई थिंक वहीं से आपका ग्राउंड बिल्ड होना शुरू होता है। बाकी आप असली चीजें डेफिनेटली जॉब में सीखते हैं, बट एक बेस वहां बिल्ड होता है। जो मिडिल एज हैं, जो कॉलेज नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे जो कराते हैं कोर्सेज। तो आप अगर प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं तो आप डिप्लोमा 6 महीने का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात योगेश जी मैं बोलूंगी कि डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता। आपका वो स्किल मेरे हिसाब से आपको सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाएगा कि हाँ ये फोटोशॉप है, ये 3D का सॉफ्टवेयर है, ये इलस्ट्रेटर है, ये आप सब सीख सकते हैं। पर एक्चुअली प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करना है वो आपका दिमाग है और वो आपके खुद का एक इंटरेस्ट है। किसी में भी अगर वो इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वो स्किल्स के थ्रू उसको और बेहतर बना सकते हो। बट एक बेस मुझे लगता है अगर आपको है तो आपको अंदर से वो चीज इंटरेस्ट लाओगे तभी आप आगे कर सकते हैं। बाकी करना अगर जो चाहता है वो सब कर सकता है। अगर मैं कह रही हूँ कहीं पे कोर्स आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डिजाइनिंग एजुकेशन एक्सपेंसिव है, नॉर्मल एजुकेशन से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। मतलब इन वेरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मेरी बड़ी बहन जो है उसने मैथ्स ऑनर्स किया DU से, उसकी जो 3 साल की फीस थी वो मेरी 1 महीने की फीस थी। तो फीस बहुत एक्सपेंसिव है और हर जगह पे है। तो मैं समझती हूँ उस चीज को, मैंने खुद भी एजुकेशन लोन लेके ही अपना पढ़ाई पूरी करी है। मैं समझती हूँ हर कोई एजुकेशन लोन नहीं ले सकता, हर कोई अपने सर पे लोन नहीं लेना चाहेगा। तो बहुत सारे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स आपको मिल सकते हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर टाइप करो, आपको यूट्यूब पे सब चीज के ट्यूटोरियल अवेलेबल है। और अगर आपको यूट्यूब से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं बोलूंगी कि आप डिप्लोमा कोर्सेज जा सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज उतने एक्सपेंसिव नहीं होते जितना एक प्रॉपर डिग्री कोर्स होता है। अंडरस्टैंड। सो तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आप लोगों के अंदर पहले से ही कोई क्रिएटिव डिजाइन है, अगर आप उस साइड में इंक्लाइन है टूवर्ड्स आर्ट, पेंटिंग और फैशन और समथिंग, तो अगर आप शुरू से अगर उसमें कोई डिग्री करना चाहें तो वो आप उसकी तरफ आप प्लान करें, उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर नहीं होता है तो जैसा प्राची जी ने बताया कि आप
अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, वो तो आप अपने आप ही उसको निकाल ही लेंगे, आपको तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो अच्छा चलिए, एजुकेशन हो गई और इन्वेस्टमेंट का तो आपने बताया कि आपने 1 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया। कोई अच्छा स्पेस की भी जरूरत पड़ती है क्या शुरू में? लाइक वी हैव टू, मतलब कुछ ऑफिस वगैरह लेना पड़ता है या घर से ही कर सकते हैं? योगेश जी, मुझे लगता है ये आपका ना अपना माइंडसेट है। अगर आप मुझसे पूछो, मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे कि मैं ऑफिस लूं, क्योंकि आपका मुझे उस टाइम पे किसी ने ये चीज बोली थी कि ऑफिस रेंट ये चीजें ना आपकी एक लाइबिलिटी होती है। तो जब तक आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, आप अगर वो लाइबिलिटी अपने सर पे ना ही लो तो बेहतर है। अब बहुत लोग होते हैं जो दिखावे में आ जाते हैं कि अरे नहीं, हम किसी को बोलेंगे हम घर से कर रहे हैं। मुझे भी वो चीज फील होती थी कि यार मैं किसी को बोलूंगी कि घर से कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने बोल दिया आप घर से कर रहे हो, मतलब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। जो सोसाइटी का माइंडसेट है कि ये तो फ्री है, ये तो घर पे ही है, फ्री है, और तो वो आपका आएगा। वो अब आपको खुद उसको डील करना है कि यार बाहर वाले जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, मुझे पता है मैं क्या करती हूँ। अब यही मैं शुरू से ऑफिस लेके बैठ जाती और 10, 15, 20 हजार रुपए अपने सर पे रेंट लेके, मेरी इनकम 0 है, तो उसमें अब मुझे पता है कि वो फैसला मेरा सही था। मैंने अपने घर से शुरू किया, अभी बल्कि जिस कमरे में मैं बैठी हूँ मैंने इसी कमरे से शुरू किया था। तो शुरुआत का 1 साल तो मेरा नॉर्मल अपना बेड पे पढ़ रही हूँ या मैं सोफे पे पढ़ रही हूँ, डाइनिंग टेबल पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब मेरे पास में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कम थी तो मैंने एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर काम किया 1-1.5 साल, कि उससे भी मेरी इनकम आती रही। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की फ्रीलांसिंग में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको एक लैपटॉप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, बस ये 2 चीजें चाहिए और ये तीनों चीजें आपके घर पे मिलती है। तो मैंने शुरुआत में ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़ के मैंने काम किया, जिससे मुझे इनकम आती है, क्योंकि उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा टाइम था, तो मुझे वो पैसे अपने बिजनेस में लगाने के लिए मिले। तो मैंने 1 साल वैसे काम अपना चलाया। उसके 1 साल बाद अब मुझे इंटर्न्स रखने थे। अब इंटर्न्स को मैं घर पे नहीं बुला सकती, घर पे एक माहौल आपका नहीं बनता काम होने वाला। लेकिन फिर भी 1 साल बाद में मैं उस स्टेट में नहीं थी कि मैं ऑफिस रेंट पे ले लूं। तो मैं 3 BHK में रहती हूँ, तो मैंने अपने एक रूम है मेरा घर में, जिसको मैंने पूरा अपना ऑफिस में कन्वर्ट करा। प्रॉपर टेबल चेयर लगा के, एक बेसिक टेबल है उसको रखा, चेयर ली, सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा। जो मेरे घर में अलमारियां रखी हुई थी पूरी रस्ट खाई हुई, उसको खुद से घर पे मैंने पेंट किया कि थोड़ा ये चलने लायक बने, और एक बेसिक ठीक ठाक सा ऑफिस मैंने रेडी कर लिया। उस टाइम पे मेरे ख्याल इन्वेस्टमेंट के नाम पे शायद मेरे 30,000 रुपीज टोटल लगे थे, जितना मुझे पता है कि मैं लगा सकती थी, और मेरे घर में ही लग रहा था, वो मैंने किया। और 1 साल फिर मैंने अपने ये रूम वाले ऑफिस काम चलाया कि मैं इतना ही करूंगी। फिर अब 2 साल हो गए टोटल। 2 साल के बाद मुझे लगा मेरा सामान अब भगवान की उससे मेरा बढ़ रहा है, अब मुझे स्टोरेज की स्पेस ज्यादा चाहिए। स्टोरेज की स्पेस मेरी नहीं हो पा रही है, और मैं अपना एक सर्टेन अमाउंट रेंट का या इलेक्ट्रिसिटी का अपने मंथली उसमें से निकाल सकती हूँ। तब जाके मैंने ऑफिस एक रेंट पे लिया कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ खर्चा, अगर तो तभी। तो मुझे लगता है ये रेंट और ये चीजें आपको दिखावे में नहीं जाना चाहिए। लोग जो मर्जी बोले, आपके रिश्तेदार आके जो मर्जी बोले कि तू वेली है, नहीं करती है, घर से क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको अपना एक्सपेंस को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कोई अमाउंट छोटा नहीं होता और कोई अमाउंट बड़ा नहीं होता। तो वो चीज है। तो बहुत ही सही बताया आपने, ताकि मतलब जबरदस्ती स्पेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखिए जैसा नीड आपका हो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए आपके कस्टमर कौन होते हैं और आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? आप क्या आपकी स्ट्रेटेजी है उन तक, कस्टमर तक? मेरा जो मेजर कस्टमर है योगेश जी, वो है अपना एज ग्रुप 25 से 35-37 के बीच का। बेसिकली जो यंग मिलेनियल्स है, बट नॉट कॉलेज ग्रुप। मेरा जो है वो कॉलेज नहीं है, कॉलेज ग्रुप आफ्टर आप जब आप एक कमा रहे हो, एक जॉब करने लगे हो, और जनरली आप 23-24 साल की उम्र से जॉब करना स्टार्ट करते हो, 25 तक आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो। तो 25 से लेके 35 जो न्यूली मैरिड है, इसी दौरान में आप मैरिज और वो वाला एज ग्रुप हमारा इंडिया में आता है। तो वो है मेन टारगेट, जो बेसिकली इस टाइम पे कुछ नया फ्रेश प्रोडक्ट देख रहे हैं, और जो सुपरस्टिशंस में उतना बिलीव नहीं करते जितना हमारे पुराने घर के लोग करते हैं। तो वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। और अभी फिलहाल में मैं उनके मोस्टली अपना सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज यही जनरेशन है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर है, सो इन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके थ्रू मैं एड्स रन करती हूँ, और इन एड्स के थ्रू ही मैं रीच आउट करती हूँ। तो आप एड्स में ऑब्वियसली जब आप एड्स रन कर रहे हो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपको किस ऑडियंस के लिए रन करना है। क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपनी अपना वहां पे लिखते हो ईयर ऑफ बर्थ, तो फेसबुक को सब पता है कौन कितनी उम्र का है, तो वो उस हिसाब से एड रन करता है कि हाँ इसको इस उम्र के बंदे को दिखाना है।
तो अभी फिलहाल फेसबुक और उसके थ्रू ही है। बीच में मैंने और एक्सपेरिमेंट करे थे अपने एडवर्टीजमेंट में, जैसे पैम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरे को लगता है अब आप ट्रायल एंड एरर करके हर कोई देखता है अपनी उसमें कि आपके आपके बिजनेस के लिए क्या चीज काम कर रही है। तो आज के टाइम पे मैं ये बोलूंगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड सबसे ज्यादा आई थिंक डिलीवरेबल्स देती है आपको। गुड। सो तो आप ये एड वगैरह रन करने के लिए आपके साथ कोई मार्केटिंग टीम है या आप खुद ही करते हैं? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। खुद ही करते हैं? मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, और तो भी सीखा नहीं, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है, तो मैंने ऐड कैसे रन करते हैं मैंने यूट्यूब की वीडियो से ही सीख के अपना समझा है कि आपको किस ऑडियंस के लिए रन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्या करना है। तो आई थिंक काफी काम करता है अच्छा यूट्यूब का ट्यूटोरियल। सो आपने क्या मेन चैलेंज फेस करे? जैसे एक चैलेंज तो आपने मुझे बताया कि शुरू में लोग बाग कम आपके जो वेंडर्स थे वो कम प्रोडक्ट के लिए बनाने मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। फाइनेंस के लिए स्पेस तो आपने जैसे बताया कि आप घर से ही आपने स्टार्ट किए। तो अगर जैसे कोई अपने यंग जनरेशन आती है इस फील्ड में, तो वो क्या चैलेंज फेस कर सकती है इसको स्टार्ट करते में, और लाइक मे बी 2 साल 3 साल जहाँ तक आप पहुंचे वहां तक पहुंचने में क्या मेन चैलेंज आ सकता है? मेन चैलेंज एक तो जैसे वही है, आपका क्वांटिटी का एक मेन चैलेंज होता है। दूसरा आई थिंक एक मेन चैलेंज दूसरा मैंने जो गलती भी मैं बोलूंगी मैंने करी थी शुरू में, जब मैंने शुरुआत करी, मैंने प्रोडक्ट्स बनने डिजाइनिंग कर ली, बनने दे दिए, बनने में टाइम लग रहा है उनको। तो जब उसके साथ साथ मैंने वेबसाइट बनवा रही हूँ और ये काम चल रहा था, ये सब चीजों के थ्रू में मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी वेबसाइट बन जाएगी, प्रोडक्ट की फोटो में डल जाएंगी, लेकिन मेरी वेबसाइट पे लोग आएंगे कैसे? गूगल पे लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, और मैंने बहुत ही उस टाइम पे, जैसे मैं 23 साल की जब मैंने शुरू करा, तो आई थिंक मेरी इस लाइन से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। जब मैंने शुरू किया तो मैंने एक बेसिक माइंडसेट था कि यार इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, और इतना पॉपुलेशन में अगर मुझे 3 ऑर्डर या 4 ऑर्डर भी रोज के तो आएंगे तो मेरा अच्छा बिजनेस चल जाएगा, और इतने तो आ ही जाएंगे, तीन लोग, इतने करोड़ों में 3 लोग तो कुछ भी नहीं है। और ये उस टाइम पे मैंने एक बारी को सोचा और मैंने कहा चलो ठीक है, पहले प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं फिर मार्केटिंग देखेंगे। वो वहां मेरी गलती थी कि जिस टाइम पे प्रोडक्ट बन रहा था मुझे उसकी मार्केटिंग का प्लान भी साथ साथ ही कर लेना चाहिए था। प्रोडक्ट बनने के बाद में जो शुरुआत की मैंने 5-6 महीने, मैं कहूंगी मेरे वेस्ट नहीं, मतलब मेरे जो इन्वेस्ट हुए 5-6 महीने, वो सिर्फ सीखने में हुए। ये मैं पहले कर सकती थी, ताकि वो मेरे 5-6 महीने बच सकते थे कि प्रोडक्ट बनने के बाद, वेबसाइट बनने के बाद, इन्वेस्टमेंट होने के बाद में मैंने वो 5-6 महीने लगाए सीखने में। तो एक वो चैलेंज है मैं बोलूंगी मार्केटिंग का, कि आप मार्केट कैसे करो, क्योंकि इतने करोड़ों वेबसाइट्स और इतने करोड़ों फेसबुक इंस्टाग्राम के पेजेस के बीच में आपका पेज कहाँ आएगा, वो बिल्ड करना आपको पहले से सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, या अपना मार्केटिंग प्लान बिल्ड कर लेना चाहिए, वरना ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है जिसको ओवरकम करने में आप टाइम लगा दोगे और वो टाइम आप कहीं और अच्छे से यूज कर सकते हो। चलिए, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। ये आपने मेरे ख्याल से अपना कोर एक्सपीरियंस आप शेयर कर रही हैं, तो ये तो बहुत ही लोगों के लिए काफी अच्छी जानकारी है। तो आप क्या अभी पूरा टाइम इसमें दे रही हैं, या मतलब कोई इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकता है, या मतलब टाइम के बारे में आपका क्या कहना है? टाइम के बारे में योगेश जी मैं बोलूंगी कि आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में, जैसे मैंने बताया कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी करी, अब ग्राफिक डिजाइनिंग में सिंस मैं क्लाइंट के लिए काम कर रही थी तो मेरी वो प्रायोरिटी था कि अगर उसने बोला है कि मुझे 8 बजे तक काम चाहिए तो मैं अपने बिजनेस का काम हटा के उनका काम करूंगी, क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है। ये एक बेसिक चीज है जो आप करते हो। तो हाँ, आप बिल्कुल पार्ट टाइम करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई उसमें नहीं है। मैंने भी 1-1.5 साल इसको पार्ट टाइम किया, पर एक पॉइंट ऐसा आया जो पिछले दिवाली पे था, जब मैंने रियलाइज करा कि अगर मुझे इसको ग्रो करना है और जिस मुकाम पे मैं ले जाना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे फुल टाइम देना ही पड़ेगा। तो वो मेरा एक हार्ड डिसीजन था, क्योंकि मुझे ग्राफिक्स से अच्छी इनकम आती थी, तो मैंने वो कट डाउन करी कि मेरे टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो आप जॉब के साथ साथ डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन किसी के लिए भी अगर आप होगा तो आपका प्रायोरिटी आपका जॉब ही रहेगा, क्योंकि आपका मेजर इनकम वहां से आ रही है। अगर आपका बॉस चिल्ला रहा है तो आप अपना काम साइड करके वही काम करोगे, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका लॉस होगी इनकम, पर वो इनकम फिर इतनी होगी, अगर इतनी को आपने इतनी बनाना है तो फिर आपको फुल टाइम इसको देना ही पड़ेगा। और सिंस आप अकेले हो तो आपको हर चीज हैंडल करनी है, आपको डिजाइनिंग भी देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी है, पैकिंग भी देखनी है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं
जो आज भी अगर आप मेरा शेड्यूल देखो तो मेरा शेड्यूल, मैं कई बार ऐसे बिल्कुल अपना सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि यार क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं सारा कुछ देख रही हूँ। तो आपको फिर डिवाइड करना होता है, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो कि अच्छा मैं दिन का 5 घंटा इसको देती हूँ, 2 घंटा इसको देती हूँ, वो काम नहीं कर रहा, फेल हो जा रहा है, क्योंकि 5 घंटे वाला काम आपका लेट हो गया तो वो 6 तक जा रहा है। तो वो चीजें आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो अभी फिलहाल में अगर आप देखो तो मैं मंडे से संडे में पूरा 7 दिन काम करती हूँ। संडे को कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले पाऊँ, क्योंकि एट द एंड आपका माइंड है, अगर आप उसको आराम नहीं दोगे तो वो एक दिन चुन लेगा आराम के लिए, और वो लंबा आराम हो जाता है। तो बेटर है कि आप एक दिन दे दो। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है, 2 साल लगे मुझे ये चीज समझने में। पर अगर मैं मंडे ट्यूसडे है तो मैं मंडे ट्यूसडे अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का काम करती हूँ। वेडनेसडे में मैं अपना सोशल मीडिया या कुछ भी मुझे फोटोग्राफी करनी है उसका काम देखती हूँ। थर्सडे को मैं अपनी वेबसाइट का काम करती हूँ। फ्राइडे को मेरा कोई भी अगर थर्ड पार्टी है, जैसे आपको अमेजोन पे लिस्ट करना है या किसी और, बेसिकली आप अपना प्रमोशन एडवर्टीजमेंट कैसे करो वो देखती हूँ। सैटरडे संडे मेरा पैकिंग का काम रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा 7 दिन अपनी कंपनी के लिए डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप फुल टाइम करोगे तभी कर सकते हो। तो सही बात है। आप, इसका मतलब आपने अपनी एक रेगुलर इनकम को भी गिव अप किया और पूरा का पूरा आपने टाइम शेड्यूल बनाया, और उसके बाद ही आप अभी इस कंडीशन तक पहुंच पाए। जी, अभी आपने कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया है? मेरा कुछ परमानेंट, मेरे को जो एम्प्लॉइज हैं वो परमानेंट नहीं है। शुरुआत में मैं सारा कुछ खुद कर रही थी, अब मैंने आउटसोर्स किया हुआ। जैसे फोटोग्राफी जो है वो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है एक फ्रीलांसर को, वो करते हैं। मेरी वेबसाइट है वो एक फ्रीलांसर है, वो हैंडल करते हैं। पैकिंग के लिए मेरा ऑन एंड ऑफ रहता है, वो मेरा पेड है, जो भी पर्सन मेरा पैकिंग करता है, बट वो ऑन एंड ऑफ रहता है, कोई परमानेंट नहीं है। मैंने लास्ट ईयर ग्राफिक डिजाइनर हायर किया था फुल टाइम बेसिस पे, बट फिर सिंस मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का जो फ्रीलांसिंग का काम है वो बंद कर दिया, तो उसके बाद मैंने फिर उनको रिलीज कर दिया। तो मेरा ऑन एंड ऑफ रहता है, अभी कुछ परमानेंट ऐसा नहीं है कि मैंने एम्प्लॉयमेंट परमानेंट किसी को रखा हुआ हो। अभी मेरे ये 7 दिन जा रहे हैं। जी जी, तो अभी आपका क्या स्टैंडिंग कॉस्ट कितना आ जाता है? अभी क्या स्टैंडिंग कॉस्ट है आपका? पर मंथ कितना खर्च हो जाता है अभी? स्टैंडिंग कॉस्ट अगर मैं बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट योगेश जी, कुछ एक सेट अमाउंट नहीं है, बिकॉज अभी आई थिंक मैं उस ग्रोथ की स्टेज पे हूँ कि मेरा हर महीने कुछ ना कुछ चीजें सेपरेट हो रही हैं। जैसे किसी महीने आपका कुछ वेडिंग का अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अलग है, या कुछ महीने आप एक सर्टेन नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ एक स्टेबल मैं कॉस्ट नहीं बता पाऊंगी जो मेरी स्टैंडिंग अभी है, क्योंकि वो हर महीने वेरी करती है और काफी हद तक वेरी करती है। ये भी नहीं कि 2-3 हजार ऊपर नीचे है, कई बार 20-25 हजार भी ऊपर नीचे होती है, डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। So how much money you earned like in last business year, or what is your plan for this business year? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो मेरा टर्नओवर था वो 14 लाख का था। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर में टर्नओवर था 3.5 लाख जो मैंने स्टार्ट किया था जब। नेक्स्ट ईयर मेरा 14 लाख हुआ। अभी 14 को मेरा प्लान है कि मैं 13 लाख में इस ईयर एंड तक मतलब कन्वर्ट कर पाऊँ, तो उस पे काम चल रहा है। 30 राइट? 30, हाँ जी। यस, बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या किस टाइप की टैक्सिंग आती है? गवर्नमेंट के क्या टैक्सेस रहते हैं, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती हैं जो आप मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं इसमें? इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं काफी। आपके जो एजुकेशन के लोन्स वगैरह हैं जो काफी गवर्नमेंट ऑफर करती है आपको स्टार्टअप्स के लिए। डिपेंड्स आपने क्या लेना है, आप क्या मतलब अमाउंट अपना चाहते हो। तो आई वुड से गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑनलाइन काफी सारी अवेलेबल हैं। एक आपको पढ़ना है, आप पढ़ के एक बार समझो कि क्या है और आपको कौन से रिक्वायरमेंट में फॉल करना है। लड़कियों के लिए भी काफी आई वुड से गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज हैं जो आप ले सकते हैं। इन जनरल इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस आई वुड से आप स्टार्ट करते हो तो मैंने जीएसटी से स्टार्ट किया था, बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैं प्लान कर रही थी कि मेरा सारा चीज वाइट में रहे और प्रॉपर तरीके से मैं करूँ, क्योंकि आपको टाइम लगता है चीज समझने में। आप शुरुआत से अगर रिकॉर्ड प्रॉपर रखोगे तो ठीक है, वरना आपका पीछे का इतना मेसअप हो जाता है कि आप आगे हैंडल करना समझना डिफिकल्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग में अपना जीएसटी नंबर लिया प्रॉपर। मेरा अभी एज अ सोल प्रोप्राइटर वो है, पब्लिश्ड है, रजिस्टर्ड है आई वुड से। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप काफी चीजें देख सकते हो, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, उसमें से सबसे कम खर्चे वाला आई वुड से सोल प्रोप्राइटरशिप है जो मैंने लिया था। क्योंकि पार्टनरशिप है तो उसमें फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐड अप हो जाते हैं कंपनीज में, डायरेक्टरशिप और ये चीजें। सो मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप, रेस्ट डिपेंड्स आपका क्या प्लान है।
चलिए, तो ये इस सेक्शन के हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। बस मैं अब आपसे लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए जो सेम लाइन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहें, कोई भी पॉइंट बिजनेस रिलेटेड अगर मिसिंग हो तो अगर आप ऐड करना चाहें तो। मैं यंग लोगों से तो सिर्फ एक ही चीज कह सकती हूँ योगेश जी, कि आप जब अपना स्टार्ट कर रहे हो बहुत सेल्फ डाउट्स आपके अंदर आएंगे, क्योंकि आप यंग हो, आपने बिजनेस बचपन से आप नहीं करते आ रहे, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, अच्छी खासी जॉब कर रही थी और पता नहीं क्यों आ गई, क्या हो रहा है। बहुत बार बहुत डेज आते हैं। मैं बोलूंगी अगर साल में 365 डेज हैं तो आप 300 डेज कंफ्यूज रहोगे, और ये नेचुरल है, ये सब होते हैं। इट्स जस्ट कि कोई दिखा देता है और कोई नहीं दिखाता। तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है कि हाँ, जैसे भी आपका ग्राफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप कंसिस्टेंट रहो और एक डेट अपने हिसाब से, एक डेडलाइन लेके चलो। बिकॉज मैंने अपनी डेडलाइन 2020 दिसंबर की ली थी। 2018 में मैंने शुरू करा और 2020 दिसंबर की मैंने डेडलाइन ली थी कि इस डेट तक अगर मैं एक स्टेबल इनकम नहीं कर पाती हूँ अपने लिए, तो मैं फिर गिव अप करके जॉब ले लूंगी और उसके बाद अपना बिजनेस शायद दोबारा स्टार्ट करूंगी, दोबारा चीजें समझ के। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा डालते चले जाओ और आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। एक डेडलाइन मेरे हिसाब से लेनी चाहिए हर चीज की। अब वो डेडलाइन आप पे डिपेंड करती है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। वो 2 साल हो सकते हैं, वो 5 साल हो सकते हैं, वो 10 साल हो सकती है, पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है और मैं करूंगी, तो फिर आप कर सकते हो। सेल्फ डाउट है, ये घर से कर रही हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब तो चलता रहता है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। बढ़िया प्राची जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो देखिए, मैं समराइज करता हूँ, अगर कुछ मिस हो जाए तो आप उसमें एड ऑन करिएगा। तो प्राची जी अभी 26 साल की उम्र में है। उन्होंने 3 साल से वो बिजनेस कर रही हैं। उसमें उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन करती हैं वो, और कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दिखाए भी हैं अभी अपने सामने। इसके अलावा उनने क्या बताया, अगर आपको इस लाइन में आना है, इसमें काम करना है, तो आपको सबसे पहली बात तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। वो एजुकेशन अगर आप एजुकेशन आप डिप्लोमा डिग्री वगैरह कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप यूट्यूब या बाकी किसी अलग मीडियम से आपको सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट डिजाइनिंग का। इसके अलावा अभी जैसा प्राची जी का शेड्यूल है, वो पूरा मंडे टू सैटरडे, मंडे टू मंडे शी इज कम्प्लीटली ऑक्युपाइड। एंड बाकी तो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया। इन्वेस्टमेंट उनने करीबन 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके चालू किया था, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 13-14 लाख तक पहुंच गई थी। इस साल उनका और भी आगे का टारगेट है। तो प्राची जी, कुछ मैंने मिस किया हो या गलत किया तो आप करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपन अगले राउंड पे चलते हैं। बिल्कुल, सब चीज आपने ठीक बोली हो केश जी। बस एक चीज है, जो मेरा लास्ट ईयर का टारगेट था वो 14 लाख था, इस बार का 30 लाख है। तो इस बार ही बिल्कुल हम अचीव करेंगे। सो प्राची जी, और ये सेक्शन अपना पूरा होता है, वो अपन अगले सेक्शन पे चलते हैं। सो अगले सेक्शन में मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा हो पहले कभी, और जो आपका ड्रीम अभी आपके सामने फुलफिल हो गया हो? कोई जरूरी नहीं आपके बिजनेस रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ या कहीं से भी। एक ड्रीम जो मैं कहूंगी, आई थिंक मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपना खुद का काम शुरू करूं। मतलब मुझे नहीं पता, अभी जो मेरा करंट ड्रीम है वो आगे की तरफ है कि मैं चाहती हूँ कि फोर्ब्स 30 अंडर 30 में मैं कवर हूँ। वो बात का ड्रीम है। जो पहले का था वो इतना था कि मैं एक बार जरूर लाइफ में कोशिश करना चाहती हूँ, चाहे मैं शायद फेल हो जाऊं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा जो बिजनेस, मैंने आपको बताया कि ये प्लान्ड था 2025 में, 2024 में, 2018 में हो गया, क्योंकि बहुत ही सडन ओवरनाइट डिसीजन था। मैंने जहाँ 3rd अपना बिजनेस, अपना जॉब शुरू की थी, तो वहां पे नहीं, मतलब बात बन पाई, कुछ गड़बड़ उधर लगी मुझे। तो ओवरनाइट मैंने घर आके ये डिसाइड करा, और उस दिन बस एक चीज मेरे दिमाग में थी कि आज नहीं तो मैं कभी नहीं। तो मुझे लगता है मैंने अपना काम शुरू किया, यही मेरा एक ड्रीम था जो मैं पूरा कर पाई। सक्सेसफुल होना, फेल होना है, पर सबसे बड़ी आपको जो दुख होता है, जो रिग्रेट होता है लाइफ में आपका ड्रीम पूरा ना होने का, वो होता है आपने कोशिश ही नहीं करी। वो शायद जो है, मैं अपनी जिंदगी में वो शायद नहीं चाहती थी, और मैंने, मुझे लगता है वो चीज अचीव करी है कि अब मेरी जिंदगी में शायद नहीं है। अब फेल होगा या सक्सेस, वो मैं, मेरी मेहनत और मेरे साथ भगवान है, बट सही बात है, शुरुआत करनी चाहिए। ये आप जो बात बता रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अपने इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जरा सा रिस्क लेने की उनमें इतनी हिम्मत नहीं डेवलप कर पाते हैं।
कि वो जरा सा रिस्क लेके उसको मटेरियलाइज कर पाए। नहीं तो बिल्कुल। देखिए मैं आपसे प्राची जी की बात पे ये बोलता हूँ, देखिए प्राची जी जिस सैलरी में काम कर रही थी उससे कई गुना आगे वो ऑलरेडी वो पहुंच चुकी हैं, और अभी ये उनकी जस्ट शुरुआत है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर आपके मन में कोई ड्रीम है, वो जो शायद जो प्राची जी बोल रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको ऐसा कुछ करना है, तो वो अभी राइट समय है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टार्ट कीजिए, यही राइट समय है। बिल्कुल। अच्छा प्राची जी, अब अगर किसी को आपके साथ काम करना है या किसी को आपके प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है? क्या ऐसा कोई प्रोविजन आपके पास है कि वो आपके प्रोडक्ट सेल कर सकें? योगेश जी, प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दो चीजें मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। एक है कि मुझे बहुत लोगों ने इन 2 सालों में कांटेक्ट करा है रीसेलिंग के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, बट मैंने किसी को भी हाँ नहीं करी, क्योंकि इसका एक वजह है सबसे बड़ी कि मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना है। मेरे को सिर्फ पैसा नहीं कमाना, पैसा जरूर कमाना है, हर किसी को कमाना है, मुझे भी कमाना है, लेकिन मुझे पैसा और ब्रांड दोनों चाहिए। अब मैं अपना प्रोडक्ट दे के बहुत लोग जिन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करा, सबको दे के आगे मैं बहुत पैसा कमा सकती थी ऑलरेडी, कि हाँ पैसा आ रहा है, पर उससे मेरा ब्रांड नहीं होता। फिर चौखट कुछ अलग नहीं बेच रहा होता, वो चीज मार्केट में पहले ही होती है जो चौखट भी बेच रहा है। जो चीज मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस करी कि तू कर, तू क्यों सोच रही है, तू दे, पैसा कमा, क्या मतलब है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट है। अब योगेश जी, आपका जो ड्रीम है वो सिर्फ आप समझते हो, आपसे आपके आसपास के लोग जरूर समझेंगे, पर उस शिद्दत से मैं कहूंगी नहीं समझ सकता कोई जो आपके अंदर है। तो मैं उस चीज पे डटी रही कि नहीं, मैं बहुत बार ऐसे हुई कि नहीं यार, सब शायद सही कह रहे हैं, शायद ये लोग तो जो एक्सपीरियंस हैं शायद सही बोल रहे हैं, मुझे दे देना चाहिए। पर एक मैं कहूंगी मेरे अंदर एक वो चीज थी जिसको मैंने रोक के रखा कि नहीं, चौखट आज हर कोई जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, तो हर कोई मुझे आके ये बोलता है कि आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, आपकी कलेक्शन बहुत अलग है, आपकी कलेक्शन बहुत अलग है। अब बहुत अलग वो इसीलिए है क्योंकि ये आइटम कहीं और नहीं मिल रहे। अब मैं शुरू से रीसेलिंग, आपका खुद का ही डिजाइन है, आपने उनको क्रिएट किया है, तो बिल्कुल वो सारा आपकी तो डिजाइन वो है। अब ये बहुत एक छोटी सी मैं एक बेसिक कॉमन लाइन में बोलूंगी कि यही अगर नाइकी ने अपने जूते दे दिए होते किसी और को पैसा कमाने के लिए, तो वो आज नाइकी नहीं होता, वो कोई भी एक अलग सेलर होता, पर वो नाइकी नहीं होता। तो वो चीज मेरे दिमाग में ये लाइन घूमती रही कि मेरे को ब्रांड रखना है अपना बिल्ड करके, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसे के साथ साथ ब्रांड दोनों चाहिए। तो शायद मैं जो कर रही हूँ वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लंबा सफर ज्यादा है, पर मेरे को वो ज्यादा रोड पसंद आ रही है देन मैं दूसरी रोड लूँ जहां मैं रीसेलिंग के लिए सामान दे दूँ। नहीं सही। देखिए आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, और आपने जो फ्यूचर प्लान किया है वो भी आपके सामने आ ही रहा है। तो चलिए, तो बस अभी हम अपने इंटरव्यू के लास्ट दौर में हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन। सो मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन के आप कुछ भी बोलना चाहें आगे आने वाले यंग एंटरप्रेन्योर से, आइदर दे आर वर्किंग इन अ सिमिलर फील्ड व्हाट यू आर वर्किंग और मे नॉट बी वर्किंग इन सेम फील्ड, तो आप कुछ भी बोलना चाहें, ये आपके ओवर टू यू, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते। बिल्कुल योगेश जी, एक चीज है जो मैंने सुनी थी जब मैं जॉब करती थी। तो जब मैं जॉब करती थी, मेरी टीम में मैं सबसे यंगेस्ट थी अपनी टीम में, तो मेरी टीम में सारे थे जो 40 इयर्स, 45, 35, मतलब अबव 30-35 थे सब। तो जब भी मैं अपने ड्रीम के बारे में ऐसे जैसे आप बात करते हो अपने कलीग से बताते हो कि यार मैं सोच रही हूँ मुझे अपना काम शुरू करना है, मैं सोच रही हूँ मेरी कंपनी का नाम ये, कुछ भी आप बात करते हो, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स हमेशा ना पॉजिटिव कम ही होता है। जितना मैंने समझा है, सीखा है, तो मुझे उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला था ये जवानी का जोश है, ये अभी 2-4 साल में खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, ये जवानी का जोश है, तो इसको जवानी में शुरू कर दो फिर, ताकि ये जवानी के बाद तक रहे, क्योंकि जवानी के बाद जोश खत्म हो जाएगा ना। तो अगर आप जवान हो तो आप अभी शुरू कर लो। बाकी मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि जवानी का जोश है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने 90 साल में काम शुरू करा है, जिन्होंने 80 साल का होके अपना शुरू किया है। आपकी अगर KFC का एग्जांपल आप ले लो, जो KFC के ओनर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में हर तरीके के जॉब को मतलब करके देखा, वो नहीं सक्सेसफुल हुए। एट द एंड KFC उन्होंने 60+ की उम्र में खोला, और आज KFC को हम हर कोई जानता है। मैंने अपनी मम्मी, मेरी मदर मेरे सामने है, मेरी मदर ने बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखा हुआ है, बहुत कोर्स करे हैं, बड़ा कुछ करा है,
मैंने, मेरी मम्मा 56 इयर्स की हैं, मैंने अब जाके उनको एक बिजनेस फोर्स करके पुश करके मैंने उनका खुलवाया है कि नहीं आप करो, आप कर सकते हो, उम्र से कुछ नहीं होता। तो अगर आप यंग हो तो जवानी का जोश है, अपना लो। आपका माइंड यंग होना चाहिए, शरीर तो फिर माइंड के हिसाब से चल जाता है। देखिए, अब आपने KFC के ओनर की बात की तो मैं भी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ग्रैंडमा मोजेस करके हैं, आपने सुना हो शायद उनके बारे में, ग्रैंडमा मोजेस। सुना वो उन्होंने, हाँ, वो बचपन में पेंटिंग करती थी। वो 12-15 साल तक उनने पेंटिंग किया। फिर फार्मर फैमिली से थी तो किसी ने उनको इनकरेज नहीं किया, उनकी मैरिज वेरिज हो गई और फिर वो नॉर्मल लाइफ रहने लगी। 62-63 ईयर तक वो नॉर्मल किसान, जैसे किसान लोग काम करते हैं खेती में, उस टाइप का काम करती थी वो। उसके बाद जब वो उनको कुछ चोट वगैरह लग गई शायद, तो वो चलने के काबिल नहीं रही। तो उनने बोला कि, डॉक्टर ने बोला आप चल नहीं पाओगे, खेत में काम नहीं कर पाओगे। तो उनने बोला बेटा मेरे को ना पेंटिंग करना है, और उनने पेंटिंग करना चालू किया। ग्रैंडमा मोजेस के नाम से वो बहुत फेमस है। उनकी एक एक पेंटिंग इतने रुपए में बिकती थी, जो वो और उनके हस्बैंड पूरे साल, पूरे जिंदगी कमाते थे, उतने में एक पेंटिंग उनकी बिकती थी। बिल्कुल। और वो महीने में 8-10 पेंटिंग बना पाती थी, और वो $10,000, $20,000 ऐसे में एक एक पेंटिंग बिकती थी। वो एक पेंटिंग की कीमत इतनी थी जो उनके हस्बैंड ने और उनने पूरी जिंदगी में कमाया, उतनी उसकी। बिल्कुल। अब आप ये देखो, वही अपना उम्र देख के या पैर मेरे नहीं चल रही है देख के अब बैठ जाती तो फिर आज वो वहीं रहती। तो मुझे लगता है ये सब चीजें नहीं देखना, मतलब ठीक है आपका लाइफ है। हाँ, इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर वो 15 साल से कर रही होती तो वो कहाँ होती। बिल्कुल, उस टाइम पे उनको किसी ने सपोर्ट किया होता, या उनको तो वो अपना निकल के बाहर आके अपना हिम्मत करके करती, तो आज वो किधर होती। तो मैं तो ये बोलूंगी जितना जल्दी आप शुरुआत कर सकते हो उतना अच्छा है। बाकी कोई उम्र आपकी लेट नहीं होती कि आप करो, जब आप करना चाहो आप कर सकते हो, आपके अंदर होनी चाहिए हिम्मत, तो आप कर सकते हो। सही। चलिए प्राची जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप अपने बिजनेस के अलावा आपको कोई ऐसा लगता है कोई और बिजनेस जो कोई और बिजनेस आइडिया अगर आप शेयर करना चाहें जो जिससे किसी को फायदा हो सकता हो? योगेश जी, ऐसा तो कुछ मेरे माइंड में स्पेसिफिक नहीं है कि इस बिजनेस में ज्यादा स्कोप है या नहीं है। और मेरा ये शुरू से ही मानना है कि ऐसा कोई एक फील्ड नहीं है जहां आपका स्कोप नहीं हो। अगर आप करना चाहते हो आप सब फील्ड में स्कोप बना सकते हो, ऐसा कुछ मैंने रियलाइज नहीं करा। आप कर सकते हो, आपका जो भी है। बाकी आजकल जो चल रहा है वो मेरे हिसाब से अब आने वाली जनरेशन डिजिटल की तरफ ज्यादा जा रही है, तो आई थिंक ये फील्ड ज्यादा मुझे लगता है कि एक तरीके से कहते हैं रोशन होने वाली है। क्योंकि आज की जनरेशन जो अब मैं देख रही हूँ, हमसे पीछे की जो एक जनरेशन अब आ रही है, वो अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, उनको सब चीज घर के अंदर चाहिए। सो अगर इससे किसी को बिजनेस आइडिया मिल सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये चीज है, उनको सब चीज है, 2 स्टेप पे चाहिए, बिल्कुल कहीं हमें बाहर मत निकालो। तो चलिए प्राची जी, बहुत ही बढ़िया। तो हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन होते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है प्राची जी ने पूरे विश्वास, पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये शेयर किया है कि ये जिस बिजनेस में वो हैं, वो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के लोग आ सकते हैं जिनके अंदर डिजाइनिंग स्किल हो। अगर आपके अंदर डिजाइनिंग स्किल नहीं है तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसे डेवलप करिए, एनहांस करिए, और आप डेफिनेटली इसमें काफ़ी कुछ मार्जिन है। जैसा प्राची जी का बिजनेस ग्रोथ देखते हैं उस हिसाब से डेफिनेटली इसमें बिजनेस मार्जिन है। एफर्ट प्राची जी ने पूरा बता दिया। वो 7 दिन बिजी हैं, अगर 8 दिन होते हफ्ते में तो 8 दिन बिजी होती वो। बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना टाइम, पैशन है, तो डेफिनेटली रास्ते खुले हुए हैं। आपका स्वागत है। हमारी तरफ से पूरे क्वेश्चन होते हैं प्राची जी। धन्यवाद आपको। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच। और मैंने अपने पूरे दिल से सब चीजें बताई हैं। मुझे नहीं पता, बहुत लोग नहीं शेयर करते हैं, पर मुझे होता है कि अगर मेरे बोलने से किसी को भी फर्क पड़ रहा है, किसी को बात समझ में आ रही है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। सो मैं आपसे, आप ही को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट करा और हमने ये पूरा एक सेशन करा। तो अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और अपनी बातें बता के। सो आई होप ये किसी को हेल्प करे। चलिए, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।